कैमरा ऑन कर लीजिए। What is EPRG framework or international orientation? EPRG इथनोसेंट्रिक मैम होम कंट्री में ही प्रोडक्ट बनता और वही प्रोडक्ट अदर कंट्रीज में भी सेल होगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं आएगा। अच्छा, आगे। पॉलीसेंट्रिक में होता है कि उसका होम कंट्री से कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जिस कंट्री में वो उसका ये होता ऑफिस होता है वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ के कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर सेल करता है। ओके, नेक्स्ट। और रेडियोसेंट्रिक में मतलब आसपास का एरिया में वहाँ का कल्चर जो थोड़ा बहुत मैच करता है, तो इसलिए वो वही प्रोडक्ट सेल करेगा बना। वहाँ रीजियो सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जब हम क्या कैसे प्रोडक्ट, हाँ, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रीजनल डिमांड। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे इंडिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इन जो आसपास की नेबर कंट्रीज हैं उसके थोड़े बहुत कल्चर मैच करता है, इकोनॉमी का थोड़ा बहुत मैचिंग है, एज वेल एज कंज्यूमर के डिमांड का भी मैचिंग है। इन दैट केस अगर हम कोई सिंगल प्रोडक्ट भी बनाएंगे तो इजिली हम रीजनल एरियाज में सेल कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रीजियो सेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट, जियो सेंट्रिक में होल वर्ल्ड को पोटेंशियल मार्केट समझकर उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर सेल करना। एग्जैक्टली, इसपे होल कंट्री को हम क्या समझेंगे, होल कंट्री को एज अ ग्लोबल मार्केट समझेंगे और सबके नीड्स के हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट बना करके प्रोवाइड करेंगे, तो दैट इज ग्लोबल जियो सेंट्रिक। ओके, किसी को कोई डाउट है? एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रायड मार्केट एज वेल। व्हाट इज दैट? क्या है ट्रायड मार्केट? ट्रायड मार्केट मैम उसमें 3 कंट्रीज का ये था, यूएसए, जापान और यूरोप। हाँ, उसमें क्या बताया था मैंने आपको? उसमें उसका एम था The triad market refers to the three international market, and that is basically Japan, Europe and US. Exactly, the population जो है all over world में ये तीनों कंट्री में लगभग 14% है, but the consumers and the premium consumers लगभग 70% इन तीनों कंट्रीज में। So they have basically a power, इनके पास पावर है for what? For generating the basically for maintaining the market, पूरा whole international market का basically इनके पास पावर है, ठीक है। और ये परफॉर्म करता है बिजनेस ऑपरेशंस, लाइक इंटरनेशनल मार्केट में हमको बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दीज 3 मार्केट्स, राइट। तो एक तरीके का जो यहाँ पर जो ट्रायड मार्केट है, और वो क्या है बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव लेवल क्रिएट करता है, और वो कौन तीन है? वो है यूएसए, यूरोप एंड जापान, ठीक है। So in last class we started discussing about the global market segmentation. So to what we are going to complete, the global market segmentation. What is the meaning of segmentation? How we are segmenting the market? What is the reason behind that? And then we are going to move to the another chapter, pricing strategy, and we are going to discuss about the different pricing strategy which is used in the international market. So what is the meaning of market segmentation? Before starting the global market segmentation, let's understand that what is the meaning of market segmentation. Market segmentation का मतलब क्या होता है? We are dividing the whole market. हम पूरे के पूरे market को क्या कर रहे हैं? Divide कर रहे हैं according to, for what? For the understanding the similarity and the similar consumers needs. इसको समझने के लिए जैसे कि हम क्या करते हैं, मार्केट को सेगमेंट करते हैं, यानी मार्केट को डिवाइड करते हैं। उसको हेट्रोजेनस जो मार्केट है, यानी ऐसे मार्केट जहां पर अलग अलग कंज्यूमर्स के डिमांड, बहुत सारे डिमांड से बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, वहां हम सिमिलैरिटी को देखते हुए अलग अलग मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं। बेसिकली सेगमेंटेशन इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन इज सी। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन, लाइक वी आर डिवाइडिंग इट लाइक दिस. This is known as segmentation. We are dividing, and how we are dividing? We are understanding the similar need of the consumer. We are dividing the मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कंज्यूमर के सिमिलर नीड्स को देखते हुए बनाएंगे कि भाई इस सेक्टर में कौन सा नीड जो है
क्या है, जैसे यहाँ का एक सेगमेंट हमने बनाया, जैसे एज ग्रुप से हमने सेगमेंट बनाया, तो लाइक अगर हम टीनेजर्स को देखेंगे तो भाई टीनेजर्स के हिसाब से हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो सबकी नीड को हमने एक एरिया में रखा, क्योंकि सारे जो टीनेजर होंगे वो क्या होंगे, दे आर बिटवीन द एज ऑफ 15 टू मान लीजिए 18। तो इस केस में जो डिमांड होगी इस एज ग्रुप की सबकी सिमिलर होगी, तो इनको हम फोकस करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाएंगे। मान लीजिए कि हमने साइकिल बनाया, एक साइकिल बनाया, एंड साइकिल जो है हमने सेगमेंट किया इसको किस तरीके से, एज के हिसाब से हमने सेगमेंट कर लिया कि भाई ये टीनेजर्स के लिए साइकिल हमने बनाया, हमारा जो फोकस ग्रुप और कंज्यूमर कौन होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस of dividing the market and converting the heterogeneous market। heterogeneous market का मतलब क्या होता है, जहां पर अलग अलग कंज्यूमर के अलग अलग डिमांड होते हैं, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग डिमांड होते हैं, उस heterogeneous मार्केट को हम किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, होमोजेनस मार्केट में। so that is known as market segmentation। what is the meaning of market segmentation? market segmentation is the process of dividing the whole market। पूरे मार्केट को हम डिवाइड करेंगे, on what basis we are basically dividing it on the बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में अभी हम तेरे में डिस्कस करेंगे, बट ये समझ में आया ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन। यस मैम। Good morning, ma'am. Good morning। Dividing the market on the basis of different factors। different factors, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जियोग्राफिक फैक्टर, geographic, behavioral, psychographic and demographic। We are dividing the market according to these variables or factors, or we can say that we are converting the heterogeneous market into homogeneous market। heterogeneous market into homogeneous market। So market segmentation is the process of dividing the market on the basis of various factors such as geographic, psychographic, demographic and behavioral factors, and converting the heterogeneous market into homogeneous market। यानी heterogeneous market को हम convert कर रहे हैं किसमें, homogeneous market। सिमिलर नीड्स को देखते हुए डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स की मैंने बात की है, पर उस वेरिएबल से पहले बता दूं यही सेम चीज इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन में भी होता है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग कंट्रीज को हम देखें, आउट ऑफ जो मतलब आउट ऑफ इंडिया जो भी हैं उनके बारे में हम ध्यान रखेंगे इसमें। तो बेसिकली हम इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें तो हम यहाँ पर जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया अगर हम सिर्फ मार्केट सेगमेंट की बात करें तो हम इंडिया के मार्केट, पूरे इंडिया के मतलब मार्केट को ध्यान में रखेंगे, इंडिया के कंज्यूमर्स को ध्यान में रखें, इंडिया में हम सेगमेंटेशन करेंगे। लेकिन जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इंडिया के बाहर जितने भी कंट्रीज हैं उसको किस तरीके से हम सेगमेंट करें, किस तरीके से उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, तो वहां पर भी यही चारों वेरिएबल काम आएगा जो नॉर्मल मार्केट सेगमेंटेशन में है। जैसे कि आपका पहला क्या है, फर्स्ट है जियोग्राफिक। जियोग्राफिक का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से सेगमेंटेशन करें। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से मतलब जैसे टेरेन के हिसाब से, माउंटेन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, सिटीज के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द जियोग्राफिक। तो जियोग्राफिक में क्या क्या आपके आएंगे, जियोग्राफिक में आपके आएंगे क्लाइमेट आएगा, आपका रीजन आएगा, सिटीज आएगा, कंट्रीज आएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, तो वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द कंट्रीज, राइट। टेरिटरी आएगा आपका, क्लाइमेट आएगा, सिटीज आएगा, तो ऑल दीज थिंग्स इसके हिसाब से जब हम ज्योग्राफिकल बोल सकते हैं, एरिया के हिसाब से हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, तो दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। उसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द एरिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए कि पूरा वर्ल्ड, अब इस पूरे वर्ल्ड में मान लो इंडिया यहाँ पर है, बाकी जो कंट्रीज है मान लो कि यूएस यहाँ पर है, यूएसए, तो यूएसए यहाँ पर है, फिर यूरोप इधर है, सऊदी अरब इधर है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हम सेगमेंट करने के लिए हम किस तरीके से सेगमेंट करेंगे कि मान लो कि हमने देखा कि यहाँ पर यूएसए को अलग सेगमेंट कर दिया, इनको हम अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, सऊदी को हम अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे,
यूरोप को हम अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने बेसिकली डिफरेंस किया है या फिर हमने जो सेगमेंट किया है बेसिकली पूरे मार्केट को, वो हमने कंट्रीज के हिसाब से, मतलब अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं। मान लो कि यहीं पर अगर यहाँ इंडिया है और इंडिया में हमने जैसे ठंडे वाले यहाँ पर जो यूरोप है, यहाँ पर क्लाइमेट के हिसाब से हमने जब बेसिकली सेगमेंट किया, तो ये भी आपका ज्योग्राफिक में ही आएगा। मान लो कि कोई माउंटेनियस एरिया है, कोई प्लेन एरिया है, कोई कोस्टल एरिया है, तो उसके हिसाब से किया तो वो भी क्या आ जाएगा हमारा ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में। तो ये जो भी बेसिकली सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल रीजन या फिर अकॉर्डिंग टू एरिया होगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? व्हेन वी आर सेगमेंटिंग द मार्केट और व्हेन वी आर डिवाइडिंग द मार्केट on the basis of cities, on the basis of countries, on the basis of terrain, on the basis of plain, on the basis of climate। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका किसमें आ जाएगा? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में। क्लियर हो गया सबको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन? ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स, चलिए अब हम दूसरे तरीके से तरफ बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आते हैं डेमोग्राफिक की तरफ। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि जब हम बेसिकली जो सेगमेंटेशन कर रहे हैं वो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आपके इन ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। जब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली सेगमेंटेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एज के हिसाब से अगर हम सेगमेंटेशन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने क्या किया, हमने एज के हिसाब से सेगमेंट किया और हमने किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइड किया? एज के बेसिस पे। लाइक एक मिनट, जैसे मान लीजिए टीनेजर्स के लिए अलग बनाया हमने, ओल्ड एज के लिए प्रोडक्ट अलग बनाया। तो अब हम कैसे बनाएंगे इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंट में, कैसे करेंगे इसको सेगमेंट? तो हम इंडिया के बाहर जो कंट्रीज हैं जिनमें टीनेजर्स की ज्यादा टीनेजर्स हैं और जिनके डिमांड मैच हो रहे हैं, उनके लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ओल्ड एज जहां पर भी है, जिस भी कंट्रीज में, उसके लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कि अब हम कंट्री के सिर्फ एरिया और उसके बाउंड्री के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोडक्ट को बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक रीजन। यानी कि हम एज फैक्टर ले लेंगे, इस एजुकेशन के फैक्टर को ले लेंगे, या तो फिर हम बेसिकली ऑक्यूपेशन ले लेंगे। ऑक्यूपेशन यानी लोग किस चीज में, कौन से जॉब में ज्यादा इंगेज है, या फिर हम बेसिकली एज ले लेंगे। एज मतलब कि लाइक 14, 10, बिलो 10, तो इस तरीके से हम एज ले लेंगे। तो ये सारा बेसिकली क्या आएगा? ये सारा किस चीज में आएगा? ये आएगा आपके डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर सेगमेंटिंग द मार्केट, जब हम सेगमेंट कर रहे हैं और कंज्यूमर को हम किस तरीके से बेसिकली प्रेफर कर रहे हैं, कंज्यूमर को हम किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, उनके एज के बेसिस से जो डिमांड है। जैसे टीनेजर्स हैं, उनका आजकल डिमांड क्या है? स्मार्टफोन्स वगैरह। ओल्ड एज वालों का डिमांड क्या है? आज भी दे आर जस्ट वांट टू बेसिकली बाय कीपैड फोन, राइट? So basically we are going to target or we are going to segment the market। जो segment कर रहे हैं ना मार्केट, वो एज ग्रुप के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, जो आपका बेसिकली जेंडर है उसके हिसाब से, इनकम का लेवल क्या है, इनकम का लेवल इकोनॉमिकली कैसा है कंट्री, उसके हिसाब से। उसके बाद फिर आपके एजुकेशन के हिसाब से। तो ये सारी चीजें क्या आएंगी आपकी, किसमें आएंगे? डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन के हिसाब से। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि कौन सा कंट्री है जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे चाइना है, चाइना जो है हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर किसी पर्सन को, मतलब किसी कंट्री में अगर जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बने, तो ऐसे केस में हमें कौन सी कंट्री में डील करना चाहिए? जो कंट्री हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, राइट? तो ऐसे केस में हम चाइना में प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, राइट? इसीलिए मतलब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो डेमोग्राफिक में आएंगे। दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन कितने हैं वहां पर, व्हाट इज द हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, लो पॉपुलेशन है, क्या है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखेंगे इनकम क्या है, मतलब कौन कंट्री में ज्यादा इनकम लेवल हाई है। तो कंपैरेटिवली टू इंडिया एंड चाइना द इनकम लेवल इन यूएस इज हाई, ठीक है। द लोगों की जो इनकम लेवल यूएस में है वो हाई है, हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा, समझ में आ रही है बात? आवाज आ रही है सबको मेरी? एवरीवन इज एबल टू हियर मी? यस मैम।
ठीक है। तो हम डेमोग्राफिक में क्या क्या देखेंगे, पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इनकम लेवल, एज क्या होगा, ठीक है, जेंडर क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द डेमोग्राफिक। तो हम डेमोग्राफिक बेसिकली डेमोग्राफी के हिसाब से हम सेगमेंट करेंगे। ज्योग्राफी के हिसाब से हम कंट्री के हिसाब से कर लेंगे, कहीं ठंड पड़ रही है तो वहां पर कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे ठंड वाली जगह पे हम वुलन के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जहां ज्यादा गर्मी है वी कैन सेल द कॉटन क्लोथ। तो इस तरीके से बेसिकली हम ज्योग्राफिक में एरिया को देखेंगे, क्लाइमेट को देखेंगे, एंड डेमोग्राफिक में हम एज फैक्टर्स को, फिर उसके बेसिकली जेंडर को, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सबको देखेंगे। थर्ड आते हैं, थर्ड में क्या होगा, थर्ड इज साइकोग्राफिक। थर्ड इज साइकोग्राफिक। अब साइकोग्राफिक विच इज बेसिकली रिलेटेड विद, साइकोग्राफिक में क्या होगा कि पर्सनालिटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, इसमें कल्चर क्या है, इन्फ्लुएंसिंग कल्चर क्या है, ठीक है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग कल्चर है उसके हिसाब से, फिर हमारा जो लाइवलीहुड सिस्टम क्या है, फिर मतलब पर्सनालिटी किस तरीके का है, तो all these things come under the psychographic segmentation. So psychographic segmentation is something which is related with the personality of people, lifestyle of people, ठीक है। We can also take as a influencing culture, that which culture is influenced in the particular country. तो यहाँ हम सारे जो सेगमेंटेशन की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द इंडिया ओनली, बट वी आर थिंकिंग अबाउट ऑल द कंट्रीज, ठीक है, जितने भी कंट्रीज हैं, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे साइकोग्राफिक जो सेगमेंटेशन होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लाइफस्टाइल होता है, लाइवलीहुड अलग अलग होता है, जीने का तरीका जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल अलग होगा, परचेज मतलब वो तो अब नेक्स्ट वाले में बिहेवियरल आएगा तब हम समझेंगे। तो आई गेस साइकोग्राफिक सबको क्लियर हो गया होगा। लवली, क्लास में ध्यान दीजिए। एग्जैक्टली। तो साइकोग्राफी का मतलब क्या हुआ, जहां पर वी आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट द नेशनैलिटी, फिर रेस कैसा है, ठीक है। रेस समझ में सबको आता है ना, रेस क्या होता है? नो मैम। क्या होता है रेस, सनी? रेस आपकी नस्ल क्या है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, या गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ मतलब दिस इज द थिंग बेसिकली, यहाँ पर इसको बोला जा रहा है, लोगों का डिमांड कैसा है, दिस इज द मीनिंग ऑफ रेस। यहाँ पर रेस का मतलब वही है, तो मतलब तुम लोग क्या मतलब बिल्कुल। तो यहाँ पर जो साइकोग्राफिक जो हमारा बेसिकली सेगमेंटेशन है, उसका मतलब यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे होगा साइकोग्राफिक, नेशनैलिटी के बेसिस पे, नेशनैलिटी यानी कि आप राष्ट्रवाद के बेसिस पे कैसी मतलब कैसी थिंकिंग है, नेशनलिज्म कितना है उस हिसाब से, उसके बाद फिर रेस के हिसाब से और नस्ल के हिसाब से, ठीक है, एक वो हो गया। नेक्स्ट है नेशनैलिटी भी आएगा और रेस भी आएगा, और साथ साथ में आपके पर्सनालिटी और लाइवलीहुड का तरीका, जैसे द डिफरेंट पीपल इन द डिफरेंट कल्चर हैव दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बिलीफ, तो उनके बिलीफ अलग होते हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, उनका वर्शिप जो होता है वो अलग होता है, उस हिसाब से उनका डिमांड होता है, ठीक है। अब जैसे इंडिया में क्या है कि इंडिया में देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी रिलीजन, बट आउट ऑफ इंडिया जैसे यूएसए में तो क्रिश्चियन वहां ज्यादा है, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, चर्च वहां पर ज्यादा है, कैंडल्स की डिमांड ज्यादा है ना, समझ में आ रही है बात? इंडिया में भी है बट कंपैरेटिवली इफ वी कैन से, तो ये चीज है वहां पर, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे कल्चर उनका कौन सा ज्यादा था, लाइक दे आर बिलीविंग इन द, वहाँ का उनका जो कल्चर है रिलीजन के हिसाब से अगर बोला जाए तो उनका क्रिश्चियन वाले बेसिकली कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, और वहाँ पर कुछ सब कल्चर्स भी होते हैं, जैसे कम्युनिटी बेस्ड कल्चर कहते हैं, जैसे कुछ क्लब वाले लोग होते हैं जिनका अलग कल्चर होता है, तो वहाँ पे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, नेशनैलिटी, लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये आएगा आपका साइकोग्राफिक। When we are moving toward the next one, that is behavioral. जब हम बिहेवियरल की बात करेंगे तो इसमें आएगा कि बेसिकली कंज्यूमर्स के क्या बिहेवियर है, मतलब प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हाउ दे आर बिहेविंग, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ नेचर दे हैव फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उनका क्या बिहेवियर, तो जैसे उनका प्रोडक्ट का पैटर्न क्या है, परचेज किस तरीके से वो करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, वो एक हो गया। हाउ दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करते हैं, क्लियर है ना। तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, फिर व्हाट इज द पैटर्न ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट, कैसे खरीदते हैं। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो ओकेजनल बेस्ड होते हैं, यानी ओकेजन के बेसिस पर ही दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट,
कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो हमेशा रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। तो ओकेजनल कस्टमर्स हैं, कभी कभी खरीदने वाले हैं, कि कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कुछ ऑफर के टाइम पे कुछ खरीदने वाले होते हैं। तो पीपल आर वैरिंग, पीपल और कंज्यूमर्स आर वैरिंग बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट बिहेवियर एंड नीड्स, कि वो प्रोडक्ट को किस तरीके से खरीदेंगे। फिर ब्रांड लॉयलिटी, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लॉयल होते हैं ब्रांड के लिए, बट सम पीपल आर नॉट लॉयल, दे आर स्विचिंग द ब्रांड। जब भी उनको जरूरत लगेगा, जब भी उनको कुछ बेटर ऑफर मिल जाएगा, दे आर गोइंग टू स्विच, ठीक है, दे आर गोइंग टू स्विच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वन ब्रांड टू अनदर ब्रांड। तो लाइक उनका, और उसके बाद फिर उनका एटीट्यूड क्या है प्रोडक्ट को लेकर के। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस बॉटल, अगर ये बॉटल देखा तो जैसे एटीट्यूड का मतलब होता है यस और नो, मतलब कि देख करके बोल दिया नहीं नहीं चाहिए। तो व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड दे हैव टुवर्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग जो, जैसे यूसीबी है, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन है, दैट इज द क्या है, वो यूएस का ब्रांड है। तो उसके लिए इंडियन का एटीट्यूड क्या है, दे आर थिंकिंग दैट दिस ब्रांड इज वेरी गुड, दे आर थिंकिंग, उनका हमेशा पॉजिटिव एक अप्रोच रहता है इस ब्रांड के लिए। ये अलग बात है कि द प्रोडक्ट इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, so all the people are not able to buy it, but the attitude of the people is always positive for the UCP। तो यहाँ पर उनका एटीट्यूड क्या है प्रोडक्ट को लेकर, बिहेवियर में आपकी सारी चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड आएगी। प्रोडक्ट को आप यूज कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को कब खरीदते हैं, व्हेन यू आर बाइंग द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट के लिए कितने लॉयल हैं, ठीक है, आपका प्रोडक्ट के लिए क्या एटीट्यूड है, और आप कितनी बार, मतलब आपका यूजर स्टेटस क्या, आप कितनी बार उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, परचेज कितनी बार करते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या है परचेज करने का प्रोडक्ट। तो ये सारा चीज आपका बिहेवियर में आ जाएगा, यानी बिहेवियरल इज समथिंग विच इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो चारों तरीके का फैक्टर था, सेगमेंटेशन का जो फैक्टर था, वो चारों कंप्लीट हो गया है। व्हाट आर दोस फैक्टर्स, हु इज गोइंग टू टेल मी, कौन बताएगा मुझे चारों टाइप के जो मैंने फैक्टर्स बताए अभी, चारों टाइप के फैक्टर्स फॉर द मार्केट सेगमेंटेशन। लवली बताओ मुझे। मैम जोग्राफिक, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक और बिहेवियरल फैक्टर। अच्छा, ज्योग्राफिक में हाँ बताओ, ज्योग्राफिक में कौन से बेसिस पे सेगमेंटेशन होगा? सिटीज, कंट्रीज, क्लाइमेट, टेरिटरी। और इसमें और नेक्स्ट जो बताया डेमोग्राफिक में एज, जेंडर, इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन, डेंसिटी ऑफ पीपल, एजुकेशन के बेसिस पर। और साइकोग्राफिक में पर्सनालिटी, कल्चर, लाइफ स्टाइल, रेस, नेशनलिटी के बेसिस और पर। उसमें अब बिहेवियर में इसमें मैम नेचर कि किसी भी प्रोडक्ट को कब बाय करेंगे, कब यूज करेंगे, फिर से फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग प्रोडक्ट, ब्रांड लॉयल्टी कितना है, ओकेजनली बायर है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली व्हाट आर द वेरियस बेसिस, और अभी हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से बेसिस से बेसिकली हम सेगमेंटेशन जो है उसका क्या क्या रीजन हो सकता है, व्हाई वी आर डूइंग द सेगमेंटेशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सेगमेंटेशन। तो सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर कुछ और टाइप के भी सेगमेंटेशन दिए हुए हैं। खैर हम लोगों ने 4 टाइप के जो वेरिएबल्स और फैक्टर सेगमेंटेशन का पढ़ लिया, उसके अलावा भी कुछ सेगमेंटेशन है, या एक एक लाइन का है, ध्यान से सुनिएगा। माइक्रो कंज्यूमर सेगमेंटेशन, माइक्रो कंज्यूमर सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक प्रोडक्ट एक मार्केट के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पर सम अदर टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के लिए कुछ अलग सेगमेंटेशन भी गिवन है, इसके साथ साथ नॉर्मल जो सेगमेंटेशन और वेरिएबल्स के साथ साथ और भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो उसमें हम किस तरीके से सेगमेंटेशन में क्या ऑफर करते हैं, प्रोडक्ट कैसे ऑफर करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट, हाउ प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड, गुड्स एंड सर्विस आर ऑफर्ड in the international market. In international market segmentation, how goods and services are offered to the consumer. ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको जरूर लिखिएगा कि how goods and services are offered in the international market segmentation। और वो जो चारों थे वो वेरिएबल्स थे कि हम किस तरीके से मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को देते हैं, तो जैसे जब हम एक मार्केट को प्रोवाइड करते हैं, यानी एक मार्केट को हम टारगेट करके सेल करते हैं, एक ही मार्केट में हम एक प्रोडक्ट लेकर आएंगे, ठीक है, तो ऐसे को हम बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर सेगमेंटेशन। माइक्रो कंज्यूमर सेगमेंटेशन का मतलब यही हो रहा है
कि हम एक एरिया के लिए, एक मार्केट के लिए हम एक प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑफर कर रहे हैं कंज्यूमर को। ठीक है, मतलब एक एरिया के लिए क्या कर रहे हैं हम, एक मार्केट के लिए क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। When one product is offered for one market, in that case that is known as, what does it mean, क्या इसका मतलब होगा, माइक्रो कंज्यूमर सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंटेशन। डिफ्यूज सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो रहा है, डिफ्यूज सेगमेंटेशन का मतलब है अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट। ठीक है, अब वहां पर क्या था, एक प्रोडक्ट एक मार्केट के लिए, यहाँ अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, तो डिफ्यूज सेगमेंटेशन होगा। ठीक है, डिफ्यूज सेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट मार्केट, यानी अलग 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 के लिए अलग। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन। स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक मार्केट के लिए ऑल प्रोडक्ट्स इन वन मार्केट, मतलब जितने भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं या जो भी प्रोडक्ट हमने 10, 12 या 20 बनाए होंगे, वो हम सिर्फ एक मार्केट में सेल कर रहे हैं। सबसे पहले वाले में क्या था कि एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, मान लो एक बॉटल बना रहे हैं, इसी बॉटल को एक एरिया में सेल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम मान लो कि अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में सेल करें, मतलब एक एक प्रोडक्ट हर एक अलग अलग मार्केट में सेल करें, तो उसको कहते हैं डिफ्यूज मार्केट। लेकिन ऑल प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट बनाया हमने, बुक बनाया, नोटबुक बनाया, क्लोथ बनाया, बैग्स बनाया, वॉचेस बनाया, जो भी हमने बनाया, वी आर सेलिंग इट इन द वन मार्केट। वन प्रोडक्ट वन मार्केट, कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन, ये माइक्रो कंज्यूमर सेगमेंटेशन। सेकेंड, डिफ्यूज सेगमेंटेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट प्रोडक्ट इन वन मार्केट, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट इन वन मार्केट, दैट इज नोन एज स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन। अलग अलग को हम कोई ऑफर नहीं कर रहे हैं, एक ही मार्केट में, मान लीजिए अगर हम यूरोप में, लंदन में मान लीजिए अगर हम डील कर रहे हैं, तो लंदन के एक मार्केट में, लंदन में जो मार्केट है, उसके हम मार्केट में अलग अलग एक एरिया को हमने ले लिया, मान लीजिए लंदन का कोई एरिया ले लिया, उस एरिया में हम अपने सारे प्रोडक्ट डील कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट इन वन मार्केट, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन। एक प्रोडक्ट ही ऑल मार्केट में, जस्ट इसका ऑपोजिट, ऑल प्रोडक्ट इन वन मार्केट, अब वन प्रोडक्ट में, अब वन प्रोडक्ट इन ऑल मार्केट, जस्ट इसका ऑपोजिट अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड मार्केट, यानी कि एक ही प्रोडक्ट बना के सारे जगह पे सेल कर देंगे, यानी एक ही कोई प्रोडक्ट बनाया, एक ही स्पेक्स बनाया और पूरे के पूरे मार्केट में क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, उसको सेल कर दिया, एक प्रोडक्ट पूरे मार्केट में, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन। यानी एक ही प्रोडक्ट है जिसपे आपने बहुत ज्यादा R&D किया, समझा, और उसी प्रोडक्ट को एज ए सिमिलर नीड समझते हुए पूरे के पूरे मार्केट में क्या कर दिया, हमने सेल कर दिया। ठीक है, अब हमने अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को एक ही मार्केट में सेल कर दिया, ऑल प्रोडक्ट इन वन मार्केट, उसको क्या बोलेंगे, ऑल प्रोडक्ट इन वन मार्केट, उसको क्या बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड। वन प्रोडक्ट इन वन मार्केट, नासरीन बताइए, नासरीन, माइक्रो कंज्यूमर सेगमेंटेशन। So one product in one market, what does it mean? Micro consumer segmentation. Different product in different market, diffuse segmentation, diffuse. All product in one market, specialized market segmentation. एक ही product, one product in all market, it means that is product specialized market segmentation. Now, all product in all market. All product in all market, absolute market segmentation. यानी जितने भी प्रोडक्ट बनाए सारे मार्केट में सेल करो, दैट इज एब्सोल्यूट मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये एक तरीके का बोल सकते हैं, एक तरीका होता है ये एक सेगमेंटेशन करने का, जब हम प्रोडक्ट को किस तरीके से सेगमेंट के हिसाब से ऑफर कर रहे हैं, यानी एक प्रोडक्ट को एक मार्केट में सेल कर रहे हैं, माइक्रो कंज्यूमर, जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं डिफरेंट मार्केट के लिए, लाइक मान लो, जैसे देख लो, इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक मार्केट ए है, ठीक है, ये मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, ठीक है, यूरोप की, ठीक है, यूरोप छोड़ कर लंदन की बात कर लेते, ठीक है, मान लीजिए एक ए है, ए मार्केट है, और इस ए मार्केट के लिए एक प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, मान लीजिए कि स्पेक्स, ठीक है, तो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, माइक्रो कंज्यूमर सेगमेंटेशन, माइक्रो कंज्यूमर सेगमेंटेशन। मान लो कि यहाँ पर ए है, बी है, सी है, 3 मार्केट है,
ए के लिए स्पेक्स बनाया, बी के लिए मान लीजिए कि मोबाइल बनाया, सी के लिए मान लीजिए क्लोथ्स बनाया। तो यहाँ पर अलग अलग मार्केट के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूज सेगमेंटेशन। जब हम यहाँ पर एक मार्केट है, मान लीजिए मार्केट ए, जो जिसमें हमने एक प्रोडक्ट बेचा स्पेक्स, तो इसको तो हमने कह दिया कंज्यूमर। अब मान लीजिए जो मार्केट ए है उसमें हमने सारा प्रोडक्ट बेच दिया, स्पेक्स भी हो गया, मोबाइल भी हो गया, क्लोथ्स भी हो गया, बैग्स भी हो गया, सब हमने एक ही मार्केट में सेल किया। ठीक है, मतलब ए वाला जो मार्केट है उसमें हमने सारे प्रोडक्ट को सेल कर दिया एक ही मार्केट में, तो इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन। क्लियर हो रहा है, सबको समझ आ रहा है? यस मैम। नाशरीन, राना, सनी, आबिद? यस मैम आ रहा। ठीक है, तो इसको हम ये क्या हो गया, ये स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन हो गया। अब मान लीजिए कि मेरे पास मार्केट ए है, बी है, सी है। इन तीनों मार्केट में मैंने एक ही प्रोडक्ट को सेल कर दिया, वो भी स्पेक्स। तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन। और हमने ऑल प्रोडक्ट इन ऑल मार्केट, यानी कि अब मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, सारे प्रोडक्ट भी हैं, जैसे एस है, एम है, मतलब स्पेक्स है, मोबाइल है, क्लोथ्स है, बैग्स है। ये सारा प्रोडक्ट हम ए में भी बेच रहे हैं, बी में भी बेच रहे हैं, सी में भी बेच रहे हैं। तो इसको कहेंगे एब्सोल्यूट मार्केट सेगमेंटेशन। तो पांचों तरीके के सेगमेंटेशन क्लियर हो गया इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से? यस मैम। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेरियस रीजन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। आखिर मार्केट को सेगमेंट करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहली बात कि मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो आपके अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी यानी एमएनसीज हैं, इंडिया की कोई भी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए एमएनसी होगी, और जो बाहर की कंट्री है वो इंडिया के लिए एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जो एमएनसीज हैं वो बेटर मार्केटिंग एक्टिविटीज करे, उसके लिए सेगमेंटेशन जरूरी है। और इससे हम एक चीज और हमारे पास जब अगर कुछ फैक्ट्स है, हमारे पास रिसर्च डेटा है, तो हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से बेसिकली किस तरीके से मार्केट सेगमेंट करें और कौन सा प्रोडक्ट हम किस टारगेट ग्रुप के लिए बनाएं। So it is easy to understand basically the demands of the various types of consumers. कंज्यूमर के डिमांड्स को समझने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है। मार्केटिंग एक्टिविटीज को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा क्या जरूरी है आपका, बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन करना। और सेगमेंटेशन एक और चीज के लिए जरूरी है कि हम कोई रॉन्ग मैसेज जो है वो मार्केट तक ना पहुंचाएं, उसके लिए भी बेसिकली हम कह सकते हैं सेगमेंटेशन जरूरी है। तो सेगमेंटेशन, व्हाई द सेगमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट? सेगमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग द गुड एक्टिविटीज, गुड मार्केट एक्टिविटीज, या बोल सकते हैं प्रॉपर मार्केट एक्टिविटीज, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर नीड को समझने के लिए, और अलग अलग कंज्यूमर के लिए उनके हिसाब से, उनके डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो सेगमेंटेशन जो है ना हमारे पास एक हेट्रोजीनियस डेटा लेकर आएगा कि भाई इस कंज्यूमर को, इस टाइप के कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट चाहिए, इसको ये चाहिए। तो हम सिमिलर नीड्स को समझते हुए क्या करेंगे, मार्केट को सेगमेंट करेंगे और उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन का बेसिकली सबसे बेटर जो यूटिलाइजेशन है वो यही है, इसीलिए जरूरी है मार्केट सेगमेंटेशन करना। मार्केट सेगमेंटेशन करने के टाइम पे हमें कुछ चीजों को और ध्यान रखना पड़ सकता है। इन सब टेरिटोरियल, जो डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर, ये सब जो आपके क्राइटेरिया हैं वो सारे तो ठीक हैं, वो तो जरूरी है, वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं। उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान में रखना। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? बिफोर सेगमेंटेशन वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन SLEPT, दैट इज सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल। मतलब इन सारे फैक्टर्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है फॉर व्हाट, फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट। तो फॉर द मार्केट सेगमेंटेशन वी जस्ट थिंक अबाउट द SLEPT वाला भी सोचना पड़ेगा। Like we just need to think about the social, वहाँ का social criteria, legal criteria, economic situation, political situation क्या है, साथ साथ वहाँ का technical updation कितना है कंट्री में। जैसे जापान है, that is technically upgrade company, और हमेशा टेक्नोलॉजिकल कुछ ना कुछ बेटर वो क्या करता है, इनोवेट करता है।
ऐसे केस में अगर आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं जो वहाँ के लोगों ने ऑलरेडी हो सकता है डेवलप कर लिया, वहाँ पर किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके का उनका प्रेफरेंस है प्रोडक्ट का, तो इन सब चीजों के लिए ये सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से फैक्टर हैं वो? सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल। तो लेफ्ट के बारे में भी सोचना है हमें। रीजन क्या है मार्केट सेगमेंटेशन का? तो देयर आर रीजन से एडवांटेजेस क्या है उसका अगर बोला जाए सेगमेंटेशन का, तो यू कैन राइट वॉट एवर वी डिस्कस, लाइक टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स नीड, to convert the heterogeneous market into homogeneous market, to understand the what is the similar need of the consumers, ठीक है, कंज्यूमर की सिमिलर नीड क्या है, to understand the market structure, to perform the better market activities, marketing activities, to performing the better marketing activity, ठीक है। तो these are the various benefits of the market segmentation। अब कुछ मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिकली प्रोसेस है या कह सकते हैं कि कुछ कंस्टिट्यूट्स हैं कि बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन को हमें क्या देखते हुए भी कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन हम कब कर सकते हैं? व्हेन द मार्केट सेगमेंटेशन इज पॉसिबल, ठीक है, इस चीज को हम अभी देखेंगे। उससे पहले रीजन क्या है मार्केट सेगमेंटेशन क्यों करना है और कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का ध्यान रखना है। फिर हमने कुछ 5 तरीके के और भी सेगमेंटेशन किए थे, वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट एज वेल, जहां पर हम कंज्यूमर और गुड्स सर्विस, कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विस देते हैं, ठीक है, तो वो भी हमने कर लिया। व्हाट आर द वेरियस वेरिएबल्स, कौन कौन से हैं सेगमेंटेशन के, हमने वो भी कर लिया। तो कंस्टिट्यूट्स ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि बेसिकली जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो क्या है, बेसिकली किस हिसाब से क्या एट्रीब्यूट्स है मार्केट सेगमेंटेशन का। तो जब भी हम मार्केट सेगमेंट करेंगे दैट शुड बी इन द लार्ज मार्केट, यानी मार्केट का जो साइज होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा मार्केट है, छोटी सी कंट्री है जिसमें बहुत कम लोग हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, साइज बड़ा नहीं, तो ऐसे केस में आप सेगमेंटेशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सेगमेंटेशन हमेशा वैसी जगह पे करना चाहिए, वैसे एरियाज, वैसे कंट्रीज के लिए करना चाहिए जहां पर जो मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा, बहुत एक्सेसिव बोल सकते हैं, बड़ा है, मार्केट एरिया बहुत बड़ा है, लार्ज साइज है। तो ऐसे केस में यू कैन स्प्लिट इट, यू कैन सेगमेंट इट। बट जहां पर छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटे छोटे मार्केट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ऐसे केस में आप उनको और कितना स्प्लिट कीजिएगा। तो हमेशा जो डिवीजन होना है, मार्केट सेगमेंटेशन होना चाहिए, दैट शुड बी इन द लार्ज मार्केट साइज। लार्ज मार्केट साइज में ही पॉसिबल है सेगमेंटेशन। सेकेंड है डिफरेंसेस, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि डिफरेंसेस अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे कंट्री में सेम टाइप का डिमांड है। ऐसे केस में जब डिमांड सिमिलर होगा तो वी डोंट नीड टू डू द सेगमेंटेशन प्रोसेस। जब डिफरेंसेस होंगे, कंज्यूमर्स के नीड्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तभी वी कैन डू द बेसिकली सेगमेंटेशन, डिवीजन। तो डिफरेंसेस जो है वो जरूर होना चाहिए मार्केट में, मेंबर्स ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर्स में, ठीक है, ताकि हम उसको इजिली, फिर तभी हम उसको कलेक्ट कर सके डेटा और उसके लिए कुछ अप्रोच कर सके, प्रोडक्ट बना सके। जिस कंट्री में या जिस एरियाज में, नॉट इन कंट्रीज, जहां जिस मार्केट में बेसिकली आपके डिफरेंसेस नहीं है, कंज्यूमर की नीड काफी सिमिलर है, वी डोंट नीड टू डू द डिविजन। So for doing the market segmentation, what we need to think about, the first is the large size of the market, यानी मार्केट का साइज बड़ा होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज डिफरेंसेस एग्जिस्ट, यानी कि वहां पर जो है कंज्यूमर्स की नीड में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर के नीड डिफरेंस होंगे तभी तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, मेजर करेंगे और फिर उसके लिए कुछ हम अप्रोच कर सकते हैं, नया कुछ प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव, ठीक है, एक बार अगर मार्केट सेगमेंट हो जाता है तो ऐसे केस में आपको डिजाइन करना पड़ेगा मार्केट के लिए कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है, एड्रेस करना पड़ेगा अलग अलग जो सेगमेंट के नीड है अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद मतलब एक रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब आपने एक मार्केट सेगमेंट कर दिया है तो नाउ इट्स योर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अलग अलग मार्केट और अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोवाइड प्रोडक्ट करें, मतलब अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग प्रोवाइड करें प्रोडक्ट जो उनकी नीड है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि हर एक सेगमेंट में प्रोडक्ट जो होना चाहिए एक्सेसिबल होना चाहिए, कंज्यूमर जो है वो इजीली प्रोडक्ट को परचेज कर सके, ठीक है, और वो सबसे बेटर मतलब तरीका हो सकता है। यानी कि एक्सेसिबिलिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाए, खरीद सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको अवेलेबिलिटी जो होनी चाहिए, यानी जो उपलब्धि जिसको कहते हैं, उपलब्ध होना चाहिए प्रोडक्ट आपके हर एक सेगमेंट में, ठीक है, मार्केट सेगमेंट में हर एक सेगमेंट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए,
ठीक है। फिर आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी होगा अगर यू विल डू द सेगमेंटेशन। इस केस में क्या होगा कि आप अलग अलग कंज्यूमर की नीड्स को बेसिकली समझ रहे हो और उनके लिए प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, तो बहुत ज्यादा मतलब आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें, बिकॉज आपके कंज्यूमर बहुत सारे हो जाएंगे, हर एक मार्केट में आपके कंज्यूमर होंगे, तो यू विल गेट द प्रॉफिट। इन शॉर्ट ग्रोथ होगा आपका, एक्सपेंशन होगा एंड यू विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है। और यहाँ पर आपके यही सारे कुछ एट्रीब्यूट्स है मार्केट सेगमेंटेशन के, मतलब लार्ज साइज होना चाहिए, डिफरेंसेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव आप होंगे, ठीक है, आपको एक्सेसिबिलिटी मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो आपको अवेलेबल करवाना है मार्केट में, और प्रॉफिटेबिलिटी यानी यू विल गेट द प्रॉफिट। फाइनली जो प्रॉफिट होगा वो आप मार्केट को एक्सपैंड कर पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी से जो भी आपको फायदा होगा मार्केट को आप एक्सपैंड कर पाएंगे, एक्सपेंशन होगा मार्केट का, एक्सपैंड एंड ग्रोथ होगा मार्केट का, आपके आप अलग अलग दूसरे मार्केट में भी एंटर कर सकते हो। तो लाइक दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन में, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोसेस है मार्केट सेगमेंटेशन का। लार्ज साइज है, बड़े मार्केट को आपने डिवाइड कर लिया, फिर अलग अलग सेगमेंट में मतलब पूरे मार्केट में अलग अलग डिफरेंसेस होने चाहिए, फिर आप प्रोडक्ट को प्रोवाइड कीजिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, आप रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट उनकी मतलब जो उनका डिमांड हो सकता है प्रोडक्ट को डिजाइन करवाइए, प्रोडक्ट बनवाइए। उसके बाद से प्रॉफिटेबिलिटी जो होगा उसकी वजह से आप दूसरे मार्केट में भी एंटर कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, what are the various factors which is used in the market segmentation, what is the basically international market segmentation where we are giving them giving consumer product and services, how we are giving consumer product and services, and then what is the reason behind market segmentation, what are the various benefit of market segmentation. International market की बात कर रहे हैं, we are talking about international market, never write about national or normal market, we are talking about international market. And then what are the constituents or of the market segmentation process. So we completed all these 3-4 topics. I guess in ये लगभग चैप्टर खत्म हो गया है. So next was toward the pricing strategy. Anyone have doubt in any of the topics? No, ma'am. समझ नहीं आया हो, किसी को कुछ पूछना है? Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay. So see you all on next class. See you all in next class. Okay. On Saturday.